अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़कर। मैं देखें, हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता था कि ये जो ग्लूकोज होता था ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता था, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर के अंदर। और कितने एटीपी, 38 एटीपी। आज हम इसको साबित भी करेंगे। वैसे हमने पहले भी साबित किया इस बात को, आज भी हम इसको दोबारा क्या करेंगे, साबित करेंगे। तो ये रेस्पिरेशन क्या होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में है। तो ये कौन सी रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर ग्लूकोज जो होता है वो मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से कितने एटीपी हमारे पास बनते हैं, 38 एटीपी। रेस्पिरेशन के 3 प्रोसेस होते थे हमारे पास। एक होता था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता था क्रेब्स साइकिल, जो हमने डिटेल के अंदर कल हमने पढ़ लिया। इसके बाद तीसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो आज हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को ही। देखें, ग्लाइकोलिसिस किधर होती थी, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब्स साइकिल किधर होती थी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। किसके मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती थी ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई के अंदर। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाऊं तो आपको बात ज्यादा क्लियर होगी। भाई देखें, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता था हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन है हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जिसके अंदर इनफोल्डिंग है ये कौन सी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टाए। और क्रिस्टाए के अंदर ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ईटीसी भी कह सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फ्लूइड है इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, क्रेब साइकिल। क्या होती है हमारे पास, क्रेब साइकिल। अभी सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जरूरत क्या पड़ी। देखें, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस हमने पढ़ा था। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास कितने एटीपी बनते हैं, 2। अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, क्रेब साइकिल का, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के तहत हमारे पास कितने एटीपी अगर हम देखें तो हमारे पास कितने बन रहे थे, 2। अच्छा, तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बाकी जितने भी एटीपी बचे, टोटल 38 एटीपी है ना, तो 34 एटीपी हम कहां से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से, ठीक है। और इधर से जो एटीपी बनेंगे उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। देखें इधर, फास्फोराइलेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ फास्फेट, एडिंग ऑफ फास्फेट, फास्फेट का एड करवाना। भाई हमारे पास एडीपी होता है, एडीपी के अंदर फास्फेट एड करना और क्या बन जाना, एटीपी। ये क्या होती है, फास्फोराइलेशन। अगर ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके हम क्या करते हैं, फास्फेट एडीपी के अंदर क्या करवा देते, ऐड कर देते। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन का। देखें, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा एक मॉलिक्यूल से तो ऑक्सीडेशन, ऐड होगा तो रिडक्शन। इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो फास्फेट एडीपी के अंदर ऐड होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी के अंदर। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के अंदर जो फास्फेट ऐड हो रहा है एडीपी के अंदर, वो कौन सी फास्फोराइलेशन है हमारे पास, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है भाई, इसमें भी यही होगा कि एडीपी जो होगा उसके अंदर फास्फेट को ऐड करवाया जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के अंदर। इधर एनर्जी कहां से मिलेगी या इधर से फास्फेट कहां से आएगा, तो ये याद रख लो, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमें क्या मिलता है, ये फास्फेट मिलता है। अगर आपको बात ज्यादा क्लियर नहीं हो रही तो आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ना पड़ेगा और क्रेब साइकिल भी पढ़नी पड़ेगी। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हम एडीपी एटीपी कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से हम एटीपी कैसे बनाएंगे। इधर मैं बना के दिखाता हूं आपको। भाई देखें, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ने से पहले ना कुछ चीजें हमें क्लियर करनी होंगी। देखें, हमने एटीपी तो बना लिए, एटीपी पता चल गया हमारे पास 4 बने। क्या आपको पता है 10 NADH प्लस H भी बनते हैं, 10 NADH प्लस H, और 2 FADH प्लस H ये भी बनते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर। इनमें से हमने क्या निकालनी है,
एनर्जी निकालनी है। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर के एक NADH प्लस H कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर। एक FADH प्लस H कितने ATP के बराबर होता है, 2 ATP के बराबर। ठीक है, अगर 10 NADH प्लस H हैं तो हमारे पास ATP कितने बनेंगे, आप मुझे बताएं कितने बनेंगे, 30 ATP। अगर हमारे पास 2 FADH प्लस H हैं तो हमारे पास ATP कितने बनेंगे, 4। तो 30 और 4 कितने हो गए, 34, और 4 ATP हम पीछे पढ़ाएं। 2 किसमें बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस में, और 2 किसमें बनते हैं, क्रेब साइकिल में। अब ये कैसे बनेंगे इसको हमने डिटेल में देखना है। भाई देखो, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये NADH प्लस H बने कैसे। देखो इधर, और इससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि NAD के अंदर ये H प्लस H कहां से आया, FAD के अंदर ये H प्लस H कहां से आया। H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, मींस के NAD जो है वो हाइड्रोजन को भी कैरी कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को भी। इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। FAD जो है वो हाइड्रोजन को कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भी कैरी कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम बोलते हैं इसे इलेक्ट्रॉन कैरियर। अभी देखें, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 6 टाइम्स जोड़ों की सूरत में, पेयर्स की सूरत में ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। क्या होते हैं ये, 6 टाइम्स पेयर्स की सूरत में हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। भाई देखो, एक जगह पे ये जो हाइड्रोजन का जोड़ा है, ये 2 हाइड्रोजन जो है 2H प्लस, ये 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं कहां पर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। किधर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने ही आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर फिर एक फास्फेट आता है, ATP यूज होता है, तो ये फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट से याद रखने कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक को हम बोलते हैं ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा बनता था डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेर होते हैं, तो ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो मींस ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके तहत कितने, 2 ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएंगे। अब इसमें से क्या होते थे कि हर एक ग्लिसर अल्डिहाइड फास्फेट से हाइड्रोजन एक रिमूव होता है, तो मींस अगर 2 हैं तो इसमें से 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, रिमूव होंगे। इन 2 हाइड्रोजन को लेने कौन आते थे, 2 NAD, वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे, 2 NADH H के अंदर। तो आप मुझे बताएं, एक हाइड्रोजन का जोड़ा ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। अच्छा, इसके बाद इधर अगर हम आए वापस, तो हमारे पास बाकी रह गए 5 हाइड्रोजन के जोड़े। देखें, जब ये पायरुविक एसिड जब किस में कन्वर्ट होता था, एसिटाइल के अंदर। पायरुविक एसिड जब किस में कन्वर्ट होता था, एसिटाइल के अंदर, तो क्या होता था, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती थी और 2 हाइड्रोजन रिमूव होते थे। इन 2 हाइड्रोजन को लेने कौन आता था, NAD, वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, NADH प्लस H के अंदर। एक हाइड्रोजन का जोड़ा इधर रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन का जोड़ा ग्लाइकोलिसिस में। कितने हाइड्रोजन के जोड़े रिमूव हो गए, 2। बाकी रह गए 4 हाइड्रोजन के जोड़े। ये 4 हाइड्रोजन के जोड़े जो रिमूव होंगे वो किसके अंदर रिमूव होंगे, क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल के अंदर। अभी क्रेब्स साइकिल के अंदर आता कौन है, हमें पता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए किससे मिलता है, ऑक्जेलो एसीटेट से। हमने कल पढ़ाया था, आज मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूं। ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर 4 कार्बन, एसिटाइल के अंदर 2 कार्बन। इधर वाटर का मॉलिक्यूल आता है जो कोएंजाइम ए को इधर से रिमूव करवाता है। ठीक है, कोएंजाइम ए इधर से रिमूव हो गया। अब 4 कार्बन और 2 कार्बन ये जब मिलेंगे, 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सिट्रेट। सिट्रेट में से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल वो वापस ही आ जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, सिस एकोनाइटिक एसिड। सिस एकोनाइटिक एसिड, सिस एकोनाइटिक एसिड से क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और इसमें से एक हाइड्रोजन का जोड़ा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मींस के 2 हाइड्रोजन इसमें से क्या हो गए, रिमूव हो गए। 2 हाइड्रोजन को लेने कौन आया, NAD। NAD किस में कन्वर्ट हो गया, NADH प्लस H के अंदर। आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो गुल्ट्रेट के अंदर। अल्फा कीटो गुल्ट्रेट के अंदर। अल्फा कीटो गुल्ट्रेट से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इनको लेने कौन आएगा, NAD। NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH प्लस H के अंदर। अब तक हमने देख लिया हाइड्रोजन के कितने जोड़े रिमूव हो चुके हैं, 4।
ठीक है, एक ग्लाइकोलिसिस में एक पायरुविक एसिड एसिटाइल में कन्वर्ट होता है और दो इधर रिमूव हो गए NADH+H की सूरत में। तो कितने हो गए? 4। अल्फा कीटो गुल्ट्रेट अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 कार्बन वाले के अंदर। देखो सिट्रेट के अंदर कितने कार्बन थे? 6। ठीक है, सिट्रेट से सिस एकोनाइटिक एसिड बना, आइसोसिट्रेट बना, इसमें से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन इधर रिमूव हुआ, तो आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन रह गए हमारे पास? सॉरी, आइसोसिट्रेट में कार्बन कितने थे? 6। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक रिमूव हुआ तो अल्फा कीटो गुल्ट्रेट बना, तो इसके अंदर कार्बन कितने रह गए? 5। अल्फा कीटो गुल्ट्रेट से कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर कार्बन कितने रह जाएंगे? 4। तो क्या बना? सक्सीनाइल। सक्सीनाइल के अंदर कौन आता है? कोएंजाइम ए आता है, इससे रिमूव हो जाता है। और ये कोएंजाइम ए को रिमूव कौन करवाता है? याद रखने, वाटर। कौन रिमूव करवाता है इसको? वाटर। वाटर इसको इधर से रिमूव करवा देता है। इसमें क्या आता है? फास्फेट। फास्फेट आता है, फास्फेट निकलता है। फास्फेट को कौन लेने आता है? जीडीपी। कौन लेने आता है? जीडीपी। जीडीपी जैसे ही फास्फेट मिलता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जीटीपी में। जीटीपी से फास्फेट निकलता है, कौन लेने आता है? एडीपी। एडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी के अंदर। ठीक है, एटीपी के अंदर। देखने के कैमरे के अंदर आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है। इसके बाद ये सक्सीनाइल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सक्सीनेट के अंदर। सक्सीनेट के अंदर। सक्सीनेट, सक्सीनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट। और ये फ्यूमरेट कैसे बनेगा? जब इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 2 हाइड्रोजन को लेने FAD आएगा। FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH+H के अंदर। तो आप मुझे बताएं कितने हाइड्रोजन के जोड़े रिमूव हो चुके हैं? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेलेट। मेलेट दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट में कैसे कन्वर्ट होगा? इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे जोड़े की सूरत में। इसे लेने कौन आएगा? NAD। NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH+H के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। आप मुझे बताएं हाइड्रोजन कितने इधर निकले? एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा जोड़ा। पांचवा जोड़ा कहां निकला? पायरुविक एसिड जब एसिटाइल में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। पांचवा जोड़ा इधर से निकला। और छठा जोड़ा ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने देखा था कि जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो इनमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। तो 6 टाइम्स पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूव होता है। अच्छा, अब इससे हमारे पास कितने NADH+H बन गए? भाई देखें, 2 NADH+H ग्लाइकोलिसिस में बने। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड जब एसिटाइल में कन्वर्ट होता है तो कितने NADH+H बने? भाई 1, 3। अच्छा, और 3 NADH+H किधर बन गए हमारे पास? इसके अंदर क्रेब साइकिल के अंदर कितने हो गए? 6 NADH+H। अच्छा, इसके बाद FADH+H कितने? 1, 7। मैं आपको समझाता हूं अभी मसला क्या है। भाई देखो, ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 NADH+H बने। ठीक है, 2 बन गए इधर। अच्छा, इसके बाद इससे कितने कितने बनेंगे पायरुविक एसिड? भाई 2 बनेंगे। ठीक है, अब ये 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल में कन्वर्ट होंगे तो मींस के 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल बन रहा था तो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे थे, रिमूव हो रहे थे। अब जब 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल बनेंगे तो कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे? 4। और इधर कितने NAD लेने आएंगे? 2। 2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 NADH+H में। 2 NADH+H इधर बने, 2 इधर, कितने हो गए? 4। जब एक एसिटाइल क्रेब साइकिल के अंदर जाता है तो 3 NADH+H बनते हैं। ठीक है, एक FADH+H बनता है। ऐसे ही है। जब 2 एसिटाइल जाएंगे तो कितने NADH+H बनेंगे? 6। 2 एसिटाइल जाएंगे तो कितने FADH+H बनेंगे? 2। तो हमारे पास टोटल NADH+H कितने? ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH+H बने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 6 NADH+, अच्छा इसको छोड़ें, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल में कन्वर्ट होता है तो कितने NADH+H? 2 इधर बने। ठीक है हमारे पास। इसके बाद आप मुझे बताएं क्रेब साइकिल के अंदर हमारे पास कितने NADH+H? 6 NADH+H बने। ठीक है, टोटल हमारे पास NADH+H कितने बन गए? 10 NADH+H। हमारे पास 2 FADH+H ये बने हुए, 2 FADH+H। और हमारे पास कितने ATP बने? 4 ATP। 2 ATP कहां बनते हैं? हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, नेट गेन 2 होता है। और 2 ATP ये देखें, एक ATP ये बना, जब एक एसिटाइल घूमेगा एक ATP बनेगा, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जब दोबारा एसिटाइल घूमेगा दोबारा इधर ATP बनेगा, तो 2 ATP क्रेब साइकिल के अंदर, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ये कितने हो गए? 4 ATP। ठीक है, और एक NADH+H 3 ATP के बराबर, तो 10 NADH+H 30 ATP के बराबर।
एक FADH प्लस H 2 ATP के बराबर, तो 2 FADH प्लस H 4 ATP के बराबर। तो ये कितने हो गए 34, और 4 ATP हमें 2 ग्लाइकोलिसिस से 2 क्रेब्स साइकिल से, तो टोटल कितने हो गए 38 ATP। तो एक ग्लूकोज जब टूटता है तो कितने ATP बनते हैं हमारे पास 38, जो हमने शुरू में लिखा था और इसको हमने साबित भी कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो NADH प्लस H है और FADH प्लस H है, इनमें से इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, इनमें से एटीपी कैसे बनेंगे। सवाल ये भाई देखो, बहुत इजी सा हमारे पास टॉपिक है, इधर हम करते हैं। भाई देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है हमारे पास, ये किधर होती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो मैं ऐसे करता हूं कि इधर ना इनर मेम्ब्रेन बना लेता हूं, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की क्या बना लेता हूं, इनर मेम्ब्रेन। और आपको पता है मेम्ब्रेन जो भी होती है वो किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर से, और किससे बनी होती है हमारे पास, प्रोटीन से। ठीक है, अभी देखें, ये बाइलेयर अगर मैं बनाऊं तो इसके अंदर H3PO4 होता है, ग्लिसरॉल, और ये फैटी एसिड एक सीधा और एक लंगड़ा होता है। लंगड़ा कहां से होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है। तो ये ग्लिसरॉल, ये फास्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड सीधा, और लंगड़ा कहां से होगा, जहां से डबल बॉन्ड। तो ऐसे ही मैं इसका स्ट्रक्चर क्या कर देता हूं, आपके सामने बना देता हूं। लिपिड की बाइलेयर, इनर मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, इनर मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है, फास्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड सीधा, और लंगड़ा होता है। लंगड़ा कहां से होता है, जहां पे डबल बॉन्ड। फास्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड सीधा, और लंगड़ा, फास्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड सीधा, और लंगड़ा जहां से डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी क्या बना लेते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन बना लेते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, लाजमी बात है आउटर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बाइलेयर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फास्फोरिक एसिड, ये ग्लिसरॉल, और ये फैटी एसिड ऐसे। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होगा किधर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन का इसके अंदर कोई दखलंदाजी वगैरह नहीं है। ठीक है, ये हमारी तकरीबन क्या बन गई, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, और बहुत ही सिंपल है इसका प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन बन गई, इनर। ठीक है, और ये कौन सी बन गई हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर। ठीक है, मेम्ब्रेन, और इसे हम क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते थे, क्रिस्टाई कहते थे। इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे होते हैं। और अंदर क्या है, ये क्या है, मैट्रिक्स है। भाई ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आउटर मेम्ब्रेन। आपने देखा था ना, ये क्या था हमारे पास, भाई ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स। इसी को हमने क्या कर दिया है, बड़ा करके बना दिया है। अच्छा, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या लगे होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, जो पूरी मेम्ब्रेन में से क्या होते हैं, गुजर जाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने लगे होंगे, 2 3। ठीक है, और इधर हमारे पास, इधर भी मेम्ब्रेन ही है। ठीक है, थोड़ी सी मेम्ब्रेन, क्योंकि इधर एक हमने क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ये मेम्ब्रेन। ठीक है, इधर हम क्या बनाते हैं, एटीपी साइंथेज, बहुत इजी टॉपिक है। इधर क्या है, हमारे पास एक एंजाइम लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपी साइंथेज। इसको हम क्या कहेंगे, साइटोक्रोम ए। इसे हम क्या कहेंगे, साइटोक्रोम ए। इसको क्या कहेंगे, साइटोक्रोम सी। इसे हम क्या कहेंगे, साइटोक्रोम बी। और साइटोक्रोम ए3 भी होता है, खैर उसे आप छोड़ दें। अभी इनर मेम्ब्रेन, इस मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल हुई थी। ये मैट्रिक्स है ना भाई, ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल हुई थी। क्रेब साइकिल के अंदर NADH प्लस H बने थे। ठीक है, आप कहेंगे सर बने थे। अब क्या होगा कि इधर NADH प्लस H टूटेगा। वो किस में टूटेगा, NAD के अंदर। ठीक है, और 2H प्लस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर टूट टूट गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसको मिलेंगे, साइटोक्रोम ए को। ये इलेक्ट्रॉन मिले, मैं ऐसे बना रहा हूं, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जैसे मिलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एज अ मैग्नेट यूज होते हैं। ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके किधर कर देते हैं, इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स से। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह होती है, इधर हाइड्रोजन को भेजना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, तब भी ये एज अ हाइड्रोजन को, मैग्नेट यूज करके हाइड्रोजन को किधर फेंकेंगे, ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर आकर ये वापस नीचे आ जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ गए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे इनको लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगी तो ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। 2H प्लस और एक ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
H2O के अंदर, किसमें? H2। तो आपसे अगर कोई पूछ ले फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन होता है, तो आपने बताना है कि वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। अच्छा, और अब ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, NADH+H गया, इसके बाद FADH+H, FADH+H किस में कन्वर्ट होगा? FAD के अंदर, ठीक है, और 2H+ के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, वही प्रोसेस होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से जाएंगे किसके पास, साइटोक्रोम ए के पास, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एज अ हाइड्रोजन, इसको मैग्नेट यूज करके हाइड्रोजन को किधर भेजेंगे, इनर और आउटर मेम्ब्रेन की स्पेस के अंदर, ये हाइड्रोजन इधर चलेंगे। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आगे जाते रहेंगे, आखिरी साइटोक्रोम A3 के बाद ये किधर आ जाएंगे, वापस नीचे, इन्हें ऑक्सीजन अटैच कर लेगा अपने साथ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और H2O के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि मैट्रिक्स से हाइड्रोजन जा जाकर इनर और आउटर मेम्ब्रेन की स्पेस में ज्यादा हो जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाएगी, कम, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन किधर से, इस मॉलिक्यूल से आना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। इस मॉलिक्यूल को हम कहते क्या है, याद रखने, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एटीपी साइंथेज। इसको क्या कहेंगे हम, एटीपी साइंथेज। ये थोड़ा सा हमें नजर आए कि इसको हम क्या कहते हैं, एटीपी साइंथेज। बहुत इजी टॉपिक है, इसे हम क्या कहते हैं, एटीपी साइंथेज। अब क्या होगा कि इसमें से हाइड्रोजन जब नीचे आना शुरू हो जाएंगे, कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3-3 हाइड्रोजन। भाई कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3-3 हाइड्रोजन इसमें से क्या होंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ज्यादा है और मैट्रिक्स में कंसंट्रेशन क्या हो चुकी थी, लो हो चुकी थी। अब एटीपी साइंथेज इन हाइड्रोजन के नीचे आने की एनर्जी को यूज करेगा और एटीपी साइंथेज किसको बुलाएगा, एडीपी को, और किसको बुलाएगा, फास्फेट को। इन हाइड्रोजन के नीचे आने की एनर्जी को यूज करके एडीपी और फास्फेट को मिला के किसमें कन्वर्ट कर देगा, एटीपी के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एटीपी के अंदर। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है। अभी आप मुझे बताएं, ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस क्या होता है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इधर आए, इधर से किधर गए, इधर गए, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इधर ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो ये बातें आपने कुछ याद करनी है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर रहे होते हैं इनर मेम्ब्रेन से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान फेंक देते हैं। ये हाइड्रोजन जब इधर ज्यादा हो जाते हैं और मैट्रिक्स में कम हो जाते हैं, तो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। वो कहां से करते हैं, एटीपी साइंथेज एक एंजाइम होता है, उसमें से गुजरना शुरू करते हैं। एटीपी साइंथेज से ये 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, इसकी एनर्जी को ये एटीपी साइंथेज यूज करते हैं, एडीपी को और फास्फेट को मिला के किसमें कन्वर्ट करवा देता है, एटीपी के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इधर हमारा क्या हो गया, ये बायोएनर्जेटिक्स कंप्लीट हो गया।